हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदुओं इतने इतने तथा इतने से गुजरता है। ठीक है, तो मतलब इसमें 3 पॉइंट से अगर कोई प्लेन गुजर रहा है तो उसका समीकरण क्या होगा। तो अब देखिए 3 पॉइंट कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो इस पे प्लेन अगर पास कराएंगे तो उसका समीकरण क्या होगा। ठीक है, ये अगर ये पॉइंट क्या होंगे, सरेख नहीं होंगे, ये सरेख नहीं होंगे। सरेख की मतलब कि तीनों पॉइंट साथ में नहीं होंगे। अगर ये तीनों पॉइंट साथ में होंगे तो इस पे प्लेन पास करा सकते हो, तो इसका समीकरण निकालने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे मतलब इस वाले पॉइंट को हम समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट को हम समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पे प्लेन पास कैसे कराओगे। ठीक है, इस तरीके से ये 3 पॉइंट अगर सरेख हो गए तो इसमें बहुत सारे प्लेन पास करा सकते हो, तो उसका समीकरण निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर सरेख होता तो इसमें ये पहले से दे देता है पॉइंट में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो पॉइंट निकालना है हमको, इस तरीके से पॉइंट दिया रहेगा आपको, तो उसका हमको क्या निकालना है, 3 पॉइंट दिया रहेगा, उसका समीकरण निकालना है। अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे पॉइंट होंगे। जब मान लेते हैं एक R पॉइंट है, x1 y1 z1, और इसमें S पॉइंट है x2 y2 z2, और T पॉइंट है x3 y3 z3। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखाएंगे। ठीक है, वो प्रूफ आप अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें वेक्टर में भी 3 पॉइंट के मतलब असमतली 3 पॉइंट बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण उसमें दिया है। मतलब वो असमतली मतलब अलग अलग पॉइंट के जगह पे। ठीक है, और समतली मतलब अगर कोई समतली पॉइंट है तो मतलब समतल एक प्लेन में पॉइंट है, जैसे ये कि सरेख में पॉइंट है, तो क्या होगा, इस पे सारे पास करा सकते हो। तो इसका प्लेन का इक्वेशन नहीं दिया है वेक्टर में आपको इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो इक्वेशन होता है, जो सूत्र होता है, क्या होता है, सारणिक में होता है। इसको आप याद रख सकते हो, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं होता। सिंपल से क्या होता है, सभी में x1, इसमें x1 चलता है पहले वाले में माइनस में, और ये इसमें माइनस y1 माइनस y1, इसमें z1 माइनस z1 माइनस z1। ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि सारे में देखिए 1 1 चलेगा, इसमें x y z इस तरीके से। उसके बाद क्या चलता है, x2 x3 y y2 y3 z2 z3। ये होता है प्लेन की 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख सकते हो, सभी में क्या होता है, x1 आगे होता है पहले में। ठीक है, दूसरे में y1 1 चलता है, तीसरे में फिर क्या है, z1 1 चलता है। उसके बाद देखो x1 तो ये पीछे लिखा गया है, तो x2 x3 ऐसे लिखना है, y y2 y3 z2 z3, इस तरीके से आप बना सकते हो। इसमें भूलोगे नहीं, ये आसान है याद रखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें यही पॉइंट दिया है, इसको मान लेते हैं हम R, ये S, ये T। ठीक है, तो 3 पॉइंट है। अब इसको हम x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, इसको x3 y3 z3। ठीक है, तो इस तरीके से मानेंगे। तो इसमें रेखा का समीकरण निकालना है। तो x माइनस x1 क्या है, x1 देखो 1 है, और x2 यहाँ होता है, पहले हम इसमें लिख लेते हैं, y माइनस y1 ये पहले एक एक पॉइंट ले लो, ऐसे इस लाइन में लोगे तो 1 पॉइंट होगा। ठीक है, तो z माइनस z1 क्या है, 0। ऐसे सेम x2 क्या है, x2 यहाँ से इस वाले पॉइंट में x2 क्या है, 1 माइनस x1 ये 1। ठीक है, ये तो आप ऐसे -1 लिख दो पहले। ठीक है, इसमें y1 को भी लिख दो -1, और z1 का 0। सिंपल सा, इस तरीके जैसे सूत्र बना है वैसे लिखो, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अब y2 क्या है, 2, और y3 2। ठीक है, और x2 1 हो गया, और x3 -2, चेक कर लो, यही आएगा। उसके बाद क्या है, z2 क्या है, 1, और z3 -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण आएगा। चेक करते हैं, देखो अब इसमें थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल क्या करेंगे,
कि ये जो घट घुट के आ रहा है तो ये क्या आएगा, देखो x माइनस वन, वाई माइनस वन, अब इसमें z लिख सकते हो, और इसमें क्या 0 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 1, और ये 1, और ये -3, और ये 1, और ये -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कोई भी रो कोई भी कॉलम आप उसका प्रसार कर दो, ये डायरेक्ट आ जाएगा। आप इस वाले लाइन को भी प्रसार कर सकते हो, इस वाले लाइन को भी प्रसार कर सकते हो, इस वाले लाइन के कोई भी रो या लो उठाओ चाहे कॉलम उठाओ। ये आपको सारणिक में बहुत डिटेल से समझाएं किस तरीके से हमको प्रसार करना होता है। अब यहाँ पर देखो हम इस वाले लाइन को कर देते हैं R2 को। देखिए जिसमें अधिकतम 0 होता है उसको प्रसार किया जाता है, वो इजी पड़ता है। जैसे हम इसमें देखो पहला नंबर तो ये विकर्ण वाले क्या होते हैं प्लस, और विकर्ण के छोड़ के जो होते हैं वो क्या होते हैं माइनस में होते हैं। तो ये क्या है, विकर्ण छोड़ के ये 0 माइनस होगा, तो इसको हम प्रसार करेंगे तो 0 क्या हो जाए, सब 0 हो जाएगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगले वाले क्या है, ये विकर्ण पे है तो ये +1 लोगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो बचेगी इसमें गुणा होगा x माइनस 1। जब देखो इसको खत्म है तो ये इसमें गुणा होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस, और उसके बाद इन दोनों गुणा करोगे, देखो माइनस में है तो प्लस में आएगा 3z, ये हो गया +1 लोगे, ये देखो विकर्ण पे नहीं है तो ये -1 रहेगा। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट खत्म, ये इसमें गुणा करोगे x माइनस 1 माइनस ये इसमें गुणा करोगे तो ये इसमें गुणा हो गया, ये इसमें गुणा करोगे प्लस हो जाएगा 3y माइनस 1। ठीक है, ये आएगा। अब इसको बराबर 0, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो 0 और इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस लगा है ना, चिन्ह बदलेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस तो x +1 हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, ये +3z और माइनस लगा है, इसको पहले हम ब्रैकेट इसमें इसके अंदर ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो क्या आएगा देखो x माइनस 1 और +3y और -3, ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 4, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर -4। ठीक है, और बराबर 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये आगे माइनस लगा चिन्ह बदल जाएगा, -x +1 +3z -x -3y +4 बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं, देखो x वाले कितने हैं, ये -2x, और इसके बाद y कितने हैं -2 3y, और z +3z, और ये -1 और ये क्या हो जाएगा +5 बराबर 0। देखो ये माइनस में है ना, माइनस से दो पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे कौन सा समीकरण आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ये 2x माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 2x, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, और ये -5 बराबर 0। देखिए इस तरीके से इसमें देखिए जब भी 3 पॉइंट दिया रहेगा तो आप इससे निकाल लोगे, सबसे आसान होता है। और उसके बाद एक और होता है मेथड इसका, पहले हम इन 2 पॉइंट को मिलाने वाले रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर अगले पॉइंट से ही उसको निकालने के उस अगले पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, जो समीकरण आएगा उससे अगले पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, तो वो भी यही समीकरण देगा। तो उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए लंब लेमडा मानना पड़ेगा, इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। ये आपको सबसे इजी मेथड है, इसे सॉल्व करना है जब भी 3 पॉइंट अगर दिए हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है एक तल में नियामक अक्षों को बिंदु ए बी सी मतलब ए बी तथा सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक पी क्यू आर है, और सिद्ध कीजिए कि तल समीकरण इतना होगा। तो पहले हम इसका जो फिगर है उसको ड्रा करेंगे और समझेंगे इसमें क्या दिया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कोई मतलब 3D है, जैसे हम 3D इसको बना लेते हैं पहले, x y और z। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार काटता है, मतलब कि ये तीनों एक एक्सिस पे इस प्रकार काटता है, जो अंतःखंड टाइप का काट रहा है। इसमें कह रहा है ए बी सी, मतलब इस पे ए बी और सी ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार करता है जो त्रिभुज के केंद्रक, मतलब इसके त्रिभुज के केंद्रक क्या होगा, देखिए त्रिभुज का जो केंद्र होता है, आपको ये समझाएं केंद्र क्या होता है, तीनों पॉइंट से अगर मिलाएंगे
जो पॉइंट इसमें बीच में इंटरसेप्ट करेगा उसी को बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक क्या होता है, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं केंद्रक क्या सूत्र होता है, ये तो पता है। ठीक है, तो केंद्रक हम जी से कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, तो ये केंद्रक पहले से दिया है, तो हम इसको अगर इंटरसेप्ट करेंगे, देखिए, और इसको भी अगर मिलाएंगे आपस में, इसको भी मिलाएंगे, तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट जी दिया है क्या, जी का मान दिया है, मतलब जी क्या है, केंद्रक है, तो जी का कोऑर्डिनेट जो दिया है क्या दिया है, P, क्यों, R दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतनी सिर्फ इसका इस क्वेश्चन के सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया है बस। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसमें कह रहा है इस प्रकार काटता है, तो ये जानते हो कि अगर x एक्सिस पे जब कटता है तो वो 1,0,0 लिखा जाता है। x एक्सिस पे कुछ पॉइंट कट रहा है, मतलब इस प्रकार, ये कौन सा भाग कट रहा है ये नहीं पता, पर अगर इस एक्सिस पे कटेगा तो 1,0,0 होगा। ठीक है, अगर y एक्सिस पे कटेगा तो 0,b,c0 होगा y एक्सिस पे, और इस पे कटेगा तो इस पे क्या होगा, 0,0 एक सी कटेगा। इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ भाग जरूर कटेगा, वो कह रहा है इसमें। देखिए इस प्रकार काटता है तो इस तरीके से ये मान लेते हैं कटा हुआ। अब देखिए जो इस प्रकार काटता है तो वो जो अंतःखंड आता है, इस प्रकार अंतःखंड का जो सूत्र होता है, ये अगर इन तीनों का अंतःखंड देखेंगे तो जो सूत्र होता है क्या होता है, बोल सकते हो क्या है, अंतःखंड समीकरण जो होता है क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। ये क्या होता है, अंतःखंड समीकरण होता है। अब यहाँ थोड़ा समझना है, अगर ये तीनों a और b और c पे इस प्रकार कट रहे हैं तो इनका कोऑर्डिनेट निकल के आया। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकल के आया। अगर देखोगे तो इन तीनों कोऑर्डिनेट से अगर हम इसका कोऑर्डिनेट इस तरीके से दिया है, ठीक है, तो अगर हम तीनों का अगर मिलाएंगे तो इसमें जो पॉइंट G होगा इन तीनों कोऑर्डिनेट से, तो वो केंद्र क्या होगा, वो केंद्र निकल के आएगा, मतलब वो केंद्र आएगा। जो केंद्र आएगा वो क्या होगा, P और Q R का मान होगा, या P और R मतलब R का मान हो सकता है, मतलब इनके इक्वल हो सकते हैं इन केंद्र के, मतलब कि ये पहले से केंद्र दिया है, P Q R दिया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट दिया है ये त्रिभुज के निर्देशांक दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट के, और इन्हीं से अगर हम इसका केंद्र निकालेंगे, जो केंद्र आएगा वो ये केंद्र क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जब दोनों इक्वल होंगे तो हमको A और B और C यही पॉइंट हमको निकालना है। अगर A B C का मान निकाल लेंगे, एक कौन से कितने भाग से कटा और B को कितने भाग से कटा, C के मान कितने भाग से कटा, तो जो रखेंगे वही ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें सिद्ध कीजिए, वही कह रहा है। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम इन तीनों पॉइंट से हम केंद्र निकाल लेते हैं, क्या आएगा। देखिए जो त्रिभुज का केंद्र होता है, सूत्र पढ़ाए थे क्या होता है, त्रिभुज का केंद्र क्या है, त्रिभुज का केंद्र बताए थे, याद होंगे, क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये x कोऑर्डिनेट होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 ये 3। ठीक है, और z1 प्लस z2 प्लस z3/3, तो ये होता है त्रिभुज के केंद्र का सूत्र। ठीक है, अगर हम इसको x1 मान लें, y1 मान ले, z1 मान ले, इसको हम x2 मान ले, y2 मान ले, z2 मान ले। ठीक है, इसको मान लेते हैं x3 y3 z3, तो क्या आएगा। ठीक है, तो केंद्र क्या निकल के आएंगे। ठीक है, केंद्र क्या निकल के आएंगे, इसको हम स्मॉल जी कर देते हैं। ठीक है, जो दिया है, देखिए जो केंद्र निकल के आएगा, x1 a है, उसके बाद x2 0 है, फिर इसके बाद x3 भी 0 है, तो मतलब a/, क्या आ जाएगा, 3। चेक कर लो, ये दोनों 0 है। ठीक है, और इसमें y1 क्या है, देखो y1 0 है, और b, ये देखो y2 क्या है, b है, मतलब b/3, और ये भी 0 है, चेक कर लो, और ऐसे सेम c/3 आएगा। तो ये केंद्र आ गया।
अब देखिए ये केंद्र और ये केंद्र क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि त्रिभुज के केंद्र पहले से दिया है। तो अब केंद्र हम निकाले तो ये आया, तो ये दोनों क्या है, इक्वल तो है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो a/3 है वो p के इक्वल है। तो इसमें a का मान जो आएगा 3p, चेक कर लो, ठीक है। ऐसे सेम क्या आएगा, b/3 जो है किसके इक्वल है, q के, तो b का मान जो आएगा 3q, ठीक है। ऐसे क्या है, c/3 जो है वो r के इक्वल है, तो c का मान जो आ जाएगा 3r, ठीक है। a और b c का मान हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 पे मान रख सकते हैं, इसको समीकरण मान सकते हो, ये समीकरण है अंतःखंड के। तो लिख सकते हो यहाँ पर, अगर लिखना चाहो तो a और b और c का मान रखने पर इस तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो a का वैल्यू क्या है 3p और b का वैल्यू क्या है 3q दिया है, चेक कर लो, और प्लस c का मान क्या दिया है 3r बराबर 1। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है 1/3, x/p प्लस y/3 सॉरी y/q और z/r, ठीक है, बराबर 1। तो ये 3 उधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यही तो प्रूव करना था, इससे सिद्धम, ठीक है, यही तो प्रूव करना था, देखो चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें दो और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक चर तल इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योग स्थिर रहता है, ठीक है। सिद्ध करें कि तल एक नियत बिंदु से है, मतलब एक स्थिर पॉइंट से, जैसे तीनों पॉइंट एक ही जैसे हो, ठीक है। तो उसमें यही सिद्ध करना है। देखो इसको कैसे लगाएंगे, ये तो जानते हो कि अंतःखंड का जो समतल का समीकरण होता है वो क्या होता है, जो समतल का समीकरण होता है वो क्या होता है, वो होता है x/a प्लस y/p प्लस z/c बराबर 1। देखिए ये तो x y z पर क्या है, कट रहे हैं। सोचो पहले, ये x y z पर कट रहे हैं, मतलब स्थिर पॉइंट नहीं है ये जो अंतःखंड है। और इसमें जो पूछ कह रहा है एक नियत बिंदु से गुजरता है, मतलब ये जो x y और z का है इन तीनों को वैल्यू एक ही हो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये तो समीकरण, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, पहले तो ये कह रहा है तीनों अच्छे से काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रम को योग, ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, कह रहा है जो इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योग स्थिर रहता है। मान लेते हैं कि जो कट रहे हैं ए और बी सी, उस पॉइंट से दिया नहीं है, तो ए और बी सी क्या है, कट रहे हैं अंतःखंड में, तो इसका व्युत्क्रमों का योग, इसमें ये जो पॉइंट कह रहा है, तो ये हमको क्या निकल जाएगा 1/a प्लस व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम क्या, ए और बी सी अंतःखंड होता है, ठीक है। तो इन्हीं का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम ये और इसका व्युत्क्रम 1/, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, इन्वर्सली जिसे बोलते हैं, तो ये और इसको 1/c। कह रहा है योग क्या है, एक स्थिर रहता है, मतलब कोई स्थिर मतलब कोई कांस्टेंट, कुछ स्थिर है, इन तीनों का योग कुछ स्थिर पॉइंट है, ठीक है। ये निकल गया। अब यहाँ से देखो, उसके बाद सिद्ध करना है, ये कह रहा है ये सिद्ध करना है, तो ये जो पॉइंट है वही इससे पॉइंट आपको हल हो जाएगा। देखो कैसे, के को हम इसमें के को पूरे में अगर गुणा करते हैं, के से हम दोनों तरफ पूरे में गुणा करते हैं तो क्या आएगा, तो 1/a के प्लस 1/b के प्लस 1/c के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके जैसे फॉर्म बनाना है, तभी तो ये इस प्रकार कटेंगे तो स्थिर तभी पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ से देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के और प्लस 1/b 1/k और प्लस 1/c 1/k, ठीक है, बराबर 1। अब चेक करो, ये जो पॉइंट है ये अगर इससे तुलना करोगे तो ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, ये z पॉइंट है। बोल सकते हो बिंदु जो पॉइंट है, देखो x y z का जो पॉइंट है ये दोनों एक ही पॉइंट है, चेक करो स्थिर है कि नहीं, 1/k 1/k, ठीक है। बोल सकते हो से एक नियत बिंदु से गुजरता है, से एक नियत बिंदु से
बिंदु से गुजरता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। तो यही इतना सॉल्व करना था, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है समतल के समीकरण ये दिया है x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 12 है। ठीक है, कह रहा है को अंतःखंड रूप में व्यक्त कीजिए। अंतःखंड मतलब इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सिंपल से क्या है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 1 लाना चाहिए। तो यहाँ से 12 से दोनों तरफ जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसको 12 बटे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/12 है, और ये 2/12 माइनस क्या आ जाएगा 2/2z/12 बराबर 1। अब यहाँ पर ये जो देखो इसमें प्लस प्लस है तो प्लस प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो x/12 है तो प्लस लिखो, ये कट जाएगा, y/-6 लिख सकते हो, चेक कर लो, ये 6 आ जाएगा कट के, और ये अगर माइनस इसमें गुणा करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा। तो हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अंतःखंड रूप में। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, प्लस ये भी कट के 6 आ जाएगा, तो इसको भी हम -6 लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया, अंतःखंड रूप में व्यक्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें दिया है प्लेन का समीकरण दिया है और इसमें बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, इसमें 2 समीकरण दिया है और बीच का कोण थे। देखिए जो बीच का कोण निकालते थे, जो cos थीटा बराबर क्या था, देखिए इनका दिक् अनुपात, मतलब ये जो A1 है A2 है, मतलब A1 B1 C1 है, यह क्या होता है, दिक् अनुपात होता है। तो ये सूत्र क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान A1 के स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये बीच का कोण निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो सेम इसमें देखो ये जो समीकरण है पहला, ये समीकरण लाइन 1 का समीकरण है, प्लेन 1 का समीकरण है। तो इसमें देखो ये A1 क्या है 2, ठीक है, B1 क्या है 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते A1 है, ये B1 है, इसके गुणांक लेना है। ठीक है, और ये गुणांक क्या है -2 है, क्या है C1। ठीक है, तो A2 ये B2 ये C2। तो हमको यहीं पर जरूरत है। देखिए cos थीटा बराबर A1 कितना है 2, ठीक, इन दोनों मल्टीप्लाई में है, और A2 कितना है 2, ठीक, प्लस है बीच में। उसके बाद B1 क्या है माइनस में 2, ये माइनस में है तो माइनस में, सॉरी B1 क्या है 1। ठीक है, ये B1 है ना, इसका गुणांक 1 है, और B2 क्या है -3 प्लस। ठीक है, और C1 क्या है, देखो C1 क्या है -2 उड़े C2 क्या है 6 अपान रूट में देखो 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर, अगले का भी स्क्वायर देखो 2 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। तो इसका निकालेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। ये 4 और ये -3 आ जाएगा, और इसमें -12 अपान क्या आ जाएगा रूट में, देखो ये 4 और ये भी 4 है, तो 9 से ये बाहर निकलेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 4 और 9 4 13 और 36, 13 और 36 कितना हो जाएगा 9 4, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो इन दोनों को 12 15, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 15 में से 4 जाएगा 11, तो -11 आ जाएगा, तो 21। तो ये देखो माइनस, ये मॉडुलस लगा है, माइनस हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 11/21। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यून कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्वर्स में इधर चला जाएगा, cos इन्वर्स 11/21। ठीक है, इस तरीके से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है समतल के समीकरण, ये समतल का समीकरण दिया है, को अभिलंब रूप में व्यक्त करें तथा दिक् को जाएं और मूल बिंदु से इस प्रकार डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद होंगे जो प्लेन का जो समीकरण होता है ये इस तरीके से बताए थे, क्या ax + by
प्लस सी जेड बराबर मान लेते हैं क्या है डी, ये प्लेन के इक्वेशन है। तो ये अभी अभिलंब रूप से नहीं है। तो हम क्या बताए थे कि अगर हम ये ए और बी और सी क्या होता है, ये द्विकोणपात था, ठीक है। और ये डी क्या है, कांस्टेंट है जो दूरी है, ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं, जो आता है इक्वेशन वो क्या होता है, लंब रूप समीकरण। जैसे इसमें हम इसको स्क्वायर करेंगे तो अपना रूट में ये रहेगा, ऐसे बी अपान रूट में यह रहेगा दोनों पक्षों में, ठीक है। और प्लस सी अपान रूट में यही रहेगा, और जेड बराबर डी अपान रूट में यही रहेगा। तो ये इस तरीके से ये जो कंपोनेंट था ये आपको याद होंगे। तो ये क्या था, एल एक्स, ये क्या है एम वाई, और ये क्या है एन जेड, और ये हमको इसको क्या बताए थे पी। और एल एम एन क्या होता है, दिक् अनुपात होता है, सॉरी दिक् को ज्या होता है, दिक् को ज्या। तो यही आपसे ऐसे देखिए इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, आपको यही सब करना है। और एल एम एन जो कंपोनेंट आएगा वही क्या होता है, दिक् अनुपात आता है। और पी क्या होता है, ये मूल बिंदु से दूरी होता है, समतल का जो होता है मूल बिंदु से दूरी के लिए। तो यही आपको बताया था इस तरीके से इक्वेशन में। तो इसमें वही सेम करना है, ठीक है। देखो अगर ये इक्वेशन है 2y - 2z बराबर 12 है, ठीक है। अब ये इसके a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन हम तुलना करेंगे, उसे तुलना क्या करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 की स्क्वायर प्लस -2 की स्क्वायर प्लस -2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, चेक कर लो, 4 4 1 और 9 को निकलेगा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कहीं ये तो नहीं कन्फ्यूजन है कि कोई चीज़ अगर रूट से बाहर निकालते हैं +-3 लिख देते हैं, तो ये गलत होता है। ध्यान देना कैसे गलत होता है, आपको बता दें। कोई चीज़ अगर x स्क्वायर बराबर अगर 9 है ना, तो इसमें जो आएगा x मान +-3 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू दोनों की स्क्वायर क्या आता है 9 आता है। अगर प्लस का 3 की स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, और ये -3 की स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। इसीलिए इसमें ये x का वैल्यू आता है, इसमें लिए हमेशा +- लिखा जाता है। अब कोई चीज़ पहले से रूट है, कोई चीज़ पहले से रूट है, जैसे x बराबर पहले से आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया है, तो इसका जो x का मान आएगा वो 3 लिखा जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जब x स्क्वायर इधर रूट जाता है तब +- आता है, ठीक है। और ये x पहले से रूट है, कुछ भी नहीं दिया है, तो वो जो आता है वो 3 आता है। तो इसमें +- मत लगाना, ये 3 अकेले लिखना, ठीक है। अब 3 से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो x/3 2/3y -2/3 बराबर 12/3, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया तो इसमें कोई फर्क नहीं है, तीनों से 3 कामा ले लो, दोनों तरफ फिर कट जाएगा। देखिए इस इक्वेशन में हमको लंब रूप बनाने के लिए तो हमको ये तो करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन कट के आ जाएगा, चेक करो तो क्या आ जाएगा, ये z है, ये क्या आ जाएगा बराबर 4। तो अगर इसमें क्या है, देखो ये l बराबर क्या है 1/3, m बराबर क्या है, इस इक्वेशन से तुलना करोगे तो -2/3, ठीक है। z बराबर n बराबर क्या है -2/3, ठीक है। और p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू 4। तो बोल सकते हो इसमें दिक् अनुपात क्या है, दिक् को ज्या पूछ रहे हैं, ठीक है। दिक् को ज्या क्या है 1/3 -2/3 ठीक है। ये क्या है दिक् को ज्या। और जो मूल बिंदु से क्या है लंब की लंबाई, मूल बिंदु से लंब की लंबाई बोल सकते हो, मूल बिंदु से समतल की दूरी, ठीक है, क्या है p बराबर क्या है, p बराबर क्या है 4। तो ये आपको इसी तरीके से कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। तो इसमें कह रहे हैं कोई पॉइंट है से समतल के बीच की दूरी, ठीक है, समतल की दूरी पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूले लिखे थे कि जो कोई पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं x1 y1 z1 है और ये पॉइंट है और प्लेन की बीच दूरी पूछ रहा था, ठीक। इसको हम मान लेते हैं p, इसका दूरी क्या है p।
और प्लेन की इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या होता है 0। ये क्या है प्लेन की इक्वेशन। तो जो p बराबर निकलता है, ये दूरी जो निकलता है, तो क्या होता है देखो, ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट को x1 y1 और z1 इस पर x जो है रखते हैं, y जो है मतलब x के y और z के मान इस पे रखेंगे और क्या आ जाएगा देखो चेक करो। तो दूरी कभी माइनस में नहीं होता तो हम मॉडरेट में ले लेते हैं। तो a x1 x मतलब x1 के x जो है पे x1 रखेंगे, y जो है y1 रखोगे, z के z मतलब ये पॉइंट जो है इस समीकरण पे रख देंगे, ठीक है। प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बराबर 0 नहीं लेंगे, सिर्फ इतना लेंगे, ठीक है। अगर कोई समीकरण मान लेते हैं जैसे 5 इधर है तो उसको इधर पहले इस फॉर्म टाइप बना लो, ठीक है, तब इसके बाद सॉल्व करो। और इसके बटे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से हम कोई पॉइंट से बीच की दूरी के लिए सूत्र बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पर वही दिया है क्वेश्चन, तो देखो ये पॉइंट दिया है कितना 2, 1, 0, ठीक है। समीकरण ये दिया है, तो यहाँ पर जो p बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा देखो, 2 इस पे रखोगे, 2 गुणे 2 चेक कर लो, ठीक है। और प्लस y का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 गुणे 0 और प्लस 5, ठीक है। और ये a है, a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू 2, ठीक है। इन दोनों स्क्वायर करेंगे मतलब 2 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ऊपर चेक कर लेते हैं कितना है 4 प्लस ये 0 हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा p बराबर 9/3, तो 3 कैंसिल, तो ये p का मान कितना आ जाएगा 3 इकाई बोल सकते हो, ठीक है। दूरी की मात्रा की इकाई लिख दो, ठीक है। इकाई मतलब क्या होता है यूनिट, मतलब कुछ भी अगर ये मीटर में होगा तो मीटर में ही इसको माना जाएगा, ठीक है। मतलब इकाई मतलब कोई यूनिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 2 समांतर समतल तथा के बीच की दूरी, मतलब 2 समांतर है इस तरीके से, प्लेन जो है दोनों आपस में क्या है समांतर है, ठीक है, प्लेन 1 और प्लेन 2। अब बीच की दूरी पूछ रहा है। जब कोई समांतर जब प्लेन होते हैं तो उनका जो ये पॉइंट होता है ये दोनों सेम होते हैं, चेक कर लो, होते हैं ना। तो उसके लिए सूत्र क्या लिखाए थे, ये दोनों सेम होते हैं, सिर्फ डिस्टेंस इसमें पूछ रहा है तो वही तो चेंजेस होंगे मूल बिंदु से, क्योंकि इसका मूल बिंदु से अलग डिस्टेंस होगा, इसका अलग होगा, तो इसके लिए अलग अलग डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जो सूत्र होता है क्या होता है, कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं d1 माइनस d2, ठीक है, अपान रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a और b और c दोनों समीकरण चाहे जिससे समीकरण से निकालो क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो a1 का मान क्या है, सॉरी a का मान क्या है 1, b का मान क्या है 1, c का क्या है -1, ठीक है। और d1 का मान क्या है 4, d2 का मान क्या है 5, ठीक है। इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए, 5 इधर है तो इसको इधर पछांतर कर लो। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ये सही है गलत है। तो ठीक है, तो ठीक है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये अब यहाँ पर d1 का मान, अब इस पे पूरा सॉल्व करते हैं। देखो d1 का मान कितना है, d1 का मान कितना है 4 माइनस d2 कितना मान है, d2 कितना है 5, ठीक है। और इसमें इसको निकालेंगे 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इसमें -1 और इसमें क्या आ जाएगा √3, तो ये माइनस लगा है तो डिस्टेंस क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 क्या है √3, ठीक है। यही आंसर है इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।